यस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। और फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, उसको समझने से पहले आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो जीएफएस की बात करें यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये कंपनी कई सारी सब्सिडरी को और कई सारी जॉइंट वेंचर्स को ओन करती है। अब उसके नाम को देखोगे तो एक नाम आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी है। उसके अलावा एक और नाम आपको देखने को मिलेगा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है। उसके अलावा जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है। और साथ में इसके एक जॉइंट वेंचर भी हमें देखने को मिलते हैं जो है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो अभी जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है वो इसके जॉइंट वेंचर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जो कि पेमेंट बैंक्स में वो वर्क करती है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 190 करोड़ रुपीज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी पेमेंट बैंक वाली जो जॉइंट वेंचर है उसमें इन्फ्यूज़न किया है, या फिर बोल सकते हैं उसमें डाला है। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में भी आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलॉट किया है 90 करोड़ इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के फेस वैल्यू पे, किस में, अपनी जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो कि इसकी खुद की सब्सिडरी कंपनी भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट वीक एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्वायर किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टेक थे जियो पेमेंट बैंक में उसको। और कितना स्टेक एक्वायर किया था, तो लगभग 17.8 करोड़, और इसका वैल्यू क्या था, तो लगभग 104 करोड़ के आसपास का नंबर हमें देखने को मिल रहा था। अब देखो दोस्तों चीज़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी के टाइम पे देखा जाए तो अपने बिजनेस के स्टार्टिंग फेज़ में है, और इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिला था, और एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग डिवीज़न से सुनने को मिला था। और जो इसकी सब्सिडरी है लाइक पेमेंट्स बैंक की बात करें, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अभी हमें बड़ी सुनने को मिली नहीं है। तो अभी के टाइम पे इसके जो वैल्यूशंस हैं जियो पेमेंट बैंक है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आगे चलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अपनी इस सब्सिडरी को या फिर जॉइंट वेंचर जो आप बोलो उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर करती हुई नज़र आ जाएगी और उससे इसके अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो वैल्यूशन इनको मिल रखा है उसके मुकाबले ज़्यादा वैल्यूशन मिलेगा। मैं इसकी सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर उस टाइम 17.8% स्टेक अगर इसका एक्वायर करने चले तो अभी के मुकाबले बाद में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिज़नेस स्ट्रैटेजी का पार्ट होती हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जितनी भी सब्सिडरी है, मैक्सिमम न्यूज़ हमें जो सुनने को मिली है वो एक सब्सिडरी से रिलेटेड सुनने को मिला है और बाकी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सुनने को मिला है। अब सब्सिडरी में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड जो है उससे रिलेटेड हमें खबर देखने को मिली थी कि अलायंस ग्रुप जो कि बजाज फिनसर्व के साथ अपना पार्टनरशिप को ख़त्म कर कर एक नया चेहरा ढूंढ रही है, और वो चेहरा हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दिख सकता है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट क्लेम कर रहे थे। अब यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि अलायंस ने और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनिशियल डील साइन कर ली है फॉर इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस। कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, अनऑफिशियल खबर थी, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा था, सोर्स के जरिए सुनने को मिल रही थी। तो हो सकता है कि बाद में हमें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए, बट अभी के टाइम पे इसको अनऑफिशियल ही बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके और भी कोई हमें रिपोर्ट सुनने को मिले नहीं है, बस एक ही दो रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिले हैं। तो ये जो न्यूज़ हैं वो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो सब्सिडरी है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड उससे रिलेटेड, और बाकी जो इनकी सब्सिडरी है उनसे रिलेटेड अभी कोई बड़ी खबर हमें सुनने को मिली नहीं है। और जो खबर हमें सुनने को मिली है वो इंश्योरेंस डिवीज़न से रिलेटेड ही सुनने को मिला है, और बाकी एएमसी बिजनेस से रिलेटेड सुनने को मिला है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर होल्डर हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये कंपनी बीच में परेशान होती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट सिर्फ ये कंपनी नहीं, ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर भी परेशान आपको होता हुआ नजर आता है इन्फ्लेशन की वजह से। पिछले कुछ टाइम में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी सही हमें देखने को मिला है, बट डर था कि इन्फ्लेशन हमें आगे चलकर हो सकता है कि बढ़ती हुई नज़र आ जाए। अब इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा अगर है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त स्पाइक हमें देखने को मिली थी। बट जैसे ही हमें सीज़ फायर की न्यूज़ सुनने को मिली, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें एक धड़ाम से क्रैश हमें देखने को मिला। और ये हमारी जो बोल सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम अपने नीड के हिसाब से 85% इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, आप सभी को पता है। और क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे देश का जो महंगाई है वो बढ़ जाएगा। और देश की महंगाई अगर बढ़ गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो इस वजह से क्या है कि जो भी बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, चाहे वो NBFC कंपनीज़ हो या किसी दूसरे फील्ड में काम कर रही हो, अगर वो फाइनेंस से बिलोंग करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रॉब्लम देंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन कंपनीज़ को ही प्रॉब्लम होगा, अगर उन सारी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या है कि इंडिया की जो ग्रोथ है GDP का, उसमें भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे GDP ग्रोथ की बात करें तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो बैंकिंग सेक्टर से ही आता हुआ देखने को मिलता है, फाइनेंशियल सेक्टर से ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट अभी के टाइम पे क्या है कि क्रूड ऑयल $75 से गिरकर $65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो पहले के मुकाबले जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बेटर ज़रूर होती हुई हमें देखने को मिली है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हुई थी वॉर से रिलेटेड, और सीज़ फायर के बाद भी हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिला था। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो RBI MPC के मेंबर हैं नागेश कुमार, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था कि आगे का जो रेट कट ट्रैजेक्टरी है वो इन्फ्लेशन ही डिटरमाइन करेगा। यानी कि इन्फ्लेशन की बिहाफ पे ही रेट कट होगा, अनचेंज रहेगा, वो हमें डिसाइड होता हुआ नज़र आएगा। और अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से, बट वो खतरा कहीं ना कहीं टल चुका है। क्योंकि इंडिया के पास जब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे तो इंडिया के पास 3 वीक का जो ऑयल था वो पहले से था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े थे उससे इंडिया को उतना कोई मैसिव इम्पैक्ट में भी इन्फ्लेशन के मामले में फेस करने को नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हुई ज़रूर थी ख़राब, बट काफ़ी जल्दी शॉर्ट आउट होती हुई भी नज़र आई। तो ये सारी चीज़ों को आप इम्पॉर्टेंट भी ज़रूर बोल सकते हैं। और रेट कट्स अगर आगे भी MPC मीटिंग्स में हमें देखने को मिले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले कुछ MPC मीटिंग में जो 1% की रेट कट्स हमें देखने को मिले, अगर आगे भी रहते हैं तो इससे जो फाइनेंस कंपनी के बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट है वो कम होंगे। और इससे क्या है कि अल्टीमेटली उनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट इनके जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है उसमें हमें देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी या कब तक होंगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हाँ, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, महंगाई, ये सारा वर्क कैसे करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और फर्स्ट एवर डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। अब स्प्लिट की बात करें तो 1:2 था, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 2 शेयर देने का फैसला किया था। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी का आ चुका है, 4 जुलाई एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है। उससे पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए, और शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।